बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वो ये है कि हमारे सिस्टम में हम करिकुलम तो बना लेते हैं। इससे पहले हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। करिकुलम कैसे बनता है, उसके लिए प्रॉपर मॉडल्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है प्लानिंग को। तो आज हम बात करेंगे कि करिकुलम जब हम बना लेते हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें अबूर करने के बाद, बहुत सारे सिस्टम को करने के बाद जब हम करिकुलम एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है, तो क्या वजह है कि उस डॉक्यूमेंट का जो कि हमारे एक्सपर्ट ने बनाया है, उसके लिए डिफरेंट फिलोसफीज मेथडोलॉजीज यूज हुई हैं उसको बनाने के लिए। तो कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से वो करिकुलम जो है वो प्रॉपरली जो है हमारे सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर इम्प्लीमेंट होता भी है तो उसके वो मतलूबा नताइज नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं। तो इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। इट्स मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल एस्पेक्ट। तो इन चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान। व्हाट इज करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन? It means the way how teacher disseminate information, deliver instruction, and adopt assessment procedure by using specific resources mentioned provided in curriculum. Generally, curriculum design provide instructional strategies, lesson plan, and assessment choices as the requirement of the objective. What is curriculum implementation? Curriculum implementation means how we have to disseminate information which has been provided us in the document of curriculum. What are the objectives which has been prepared, which has been formulated? What is the content which is given in that booklet, in that book? And what are the assessment techniques which have been devised by the curriculum expert to evaluate the process when it is completed? तो इसका बड़ा सिंपल मीनिंग है कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है उसको हमने कैसे डिजामिनेट करना है, और उसके लिए मेथडोलॉजी कौन सी होगी, और उसके लिए हमारे पास कौन सी असेसमेंट टेक्निक्स होंगी कि हमने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। The educational institution are experiencing rapid and dynamic change in education and curriculum throughout the world. This is very obvious, very simple. The world is dynamic. Due to technological advancement, our educational institution has been entirely changed. If we observe closely, what is the situation of our education system before COVID-19, and what is the requirement of our education system after COVID-19? COVID-19 ने हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। सिमिलरली, अगर 21st सेंचुरी को आप देखें तो 21st सेंचुरी का करिकुलम और इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे नहीं हैं जैसे 20th सेंचुरी के इंस्टीट्यूशन थे, जैसे 20th सेंचुरी का करिकुलम था। अब चीज़ें इंटायरली चेंज हो रही हैं, और क्योंकि ये दुनिया डायनामिक है, चेंज तो आनी ही आनी है। लेकिन अब इशू ये है कि उस चेंज की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो दीज चेंजेस रिक्वायर टीचर टू पोजेस द स्किल एंड नॉलेज टू इम्प्लीमेंट करिकुला विद लॉयल्टी। बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें जो मेन पिलर होता है करिकुलम का, डॉक्यूमेंट जितना मर्जी अच्छा हो, जब उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना किया जाए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेन एजेंट है दैट इज टीचर। Adopting new curricula requires teachers to feel confident in the delivery and purpose of material they use in order to ensure accurate implementation. तो क्या हमारा टीचर रेडी है उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्या उस टीचर को हमने वो सारे रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं? क्या उस टीचर मेंटली इस बात के लिए हमने उसको प्रिपेयर किया है कि यू आर द टीचर ऑफ 21st सेंचुरी? स्टिल नॉट। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ये चीज़ें जो हैं वो पाएंगे कि हमारे टीचर अभी तक तैयार ही नहीं हुए। स्टिल हमारा वो दकियानूसी कल्चर है, स्टिल वही चीज़ें हैं जो आज। अब कोविड-19 से पहले हमारा सिस्टम और था, कोविड-19 के बाद आज अगर मैं इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लास में जाता हूँ तो मुझे तो बच्चों को वहाँ पे मनाना पड़ता है कि बेटा आप पढ़ें।
अदरवाइज वो कहते हैं कि सर को वीडियो भेज दें, कोई डॉक्यूमेंट दे दें तो हम पढ़ लेंगे इसे। इट्स मीन कि चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं। तो क्या टीचर इन चेंजेस के लिए तैयार है? क्या टीचर ने खुद को इतना इक्विप कर लिया है विद दैट नॉलेज एंड स्किल कि वो मौजूदा सिस्टम के अंदर रह के अपने आप को बेहतर टीचर साबित कर सकता है? ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाब हमने ढूंढने हैं कि हमारे करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में। करिकुलम ऑन पेपर वी प्रिपेयर वेल डॉक्यूमेंटेड करिकुलम, we adopt always new philosophies because we want to uh, uh, get benefit with the new technology. But one thing, either we have a resources, either we have a trained curriculum experts, either we have a trained teachers, either our teacher have a sufficient skill and knowledge and confidence to deliver what has been propagated, what has been noted in the curriculum document. तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. Following are the problems faced by the teacher while implementing curriculum. Now we will discuss what are the problems. Following are the major problems. Economic crisis. Economic is always the backbone of any society, even any education system. तो जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने मुल्क को बेहतर अंदाज में अपने करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर सकें? क्या इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ गवर्नमेंट के हैं? नहीं। जब गवर्नमेंट पे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो आप देखिए कि जो स्कूल निचले लेवल पे वो शिफ्ट हो जाती हैं चीज़ें। इसकी मैं कैसे मिसाल देता हूँ कि हमारा हायर एजुकेशन कमीशन बना, जिसको यूजीसी को हमने रिप्लेस किया विद द नेम ऑफ Higher Education Commission, with new name, with new dynamics, with new culture, with new objectives. Definitely एक रेवोल्यूशन था जो आना था हमारी सोसाइटी में, बट अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद वो रेवोल्यूशन ख़त्म हो गया। उसके बाद इस मुल्क के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन को वो फंडिंग अवेलेबल नहीं हुई, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए जो होने चाहिए थे। तो फिर क्या हुआ कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो हम उनको अचीव नहीं कर सके। दिस इज ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज हमारे जो एचईसी का बजट था उस पर कट लगा दिया गया। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए। हमारे स्टूडेंट जो थे वो बाहर जाके अपने आप को ग्रूम करते थे इंटरनेशनल अरीना, एडवांस कंट्रीज में जाके उनको बैन कर दिया गया। और जब भी कोई प्रोजेक्ट भेजा जाता है, जब भी कोई बात की जाती है तो यही एक हमारे सामने कि हमारे पास फंड्स नहीं है। इट्स मीन कि फंड एलोकेशन जो है तो क्या ये स्कूल लेवल पे भी ऐसा ही है? फॉर एग्जांपल कि हमने 2018 से अभी तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं की अपने स्कूलों में। क्यों नहीं की? ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। और हमारे स्कूलों में आप देखें कि मैं आज भी जाके देखता हूँ तो वहाँ पे आप देखें कि टीचर्स जो हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जो होने चाहिए थे। टीचर फील डेप्रिवेशन, और उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं कि जो होनी चाहिए थी। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से होता है। तो हम करिकुलम तो बना देते हैं लेकिन हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको सपोर्ट नहीं करती कि वो हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत की जो विल है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो हमारे यहाँ चूंकि हुकूमत है ही अनस्टेबल, वो हमेशा अपने आप को कि मैं अगले चंद माह कैसे गुजारूंगी। तो वो हुकूमत और वो प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होती। दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल अब हम देखें कि हमारे इदारे जो हैं उनके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। तो सिचुएशन ये है कि हुकूमत के पास पैसा तो है नहीं और हुकूमत की कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि हम जो है वो इदारों के अंदर क्या काम करें। हमारे स्कूल्स हमारे, मैंने बताया ना कि 2018 के बाद कितने ग्रेजुएट्स हमने प्रोड्यूस किए, बट उन ग्रेजुएट्स के पास क्या है? इवन हमारे
पर एनम 30-35 हज़ार। अभी मुझे मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक डाटा रिसीव हुआ है, और उस डाटा में कोई 2.25 लाख के करीब पंजाब में टीचर्स वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, जो हम उसको फिल नहीं कर रहे। तो क्या पॉलिटिकली अगर स्टेबल होती गवर्नमेंट और हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस ना होते, तो अगर 2.25 लाख टीचर स्कूलों में होते, तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि सिचुएशन चेंज होती। उसके बाद है कि टीचर इलेक्टेड टू एक्सेप्ट चेंज। अब यहाँ पे एक टीचर का भी इशू आ गया है। हमारे टीचर जो हैं वो मोस्टली अनअवेयर हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। तो उनको जब बताया जाता है कि फ्यूचर जो है वो करीब कंप्यूटर का है, डिजिटलाइजेशन है, एजुकेशन में हो रही है, तो वो रिलेक्टेंट हैं इस एक्सेप्ट को, इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए वो जो भी हम एक डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटलाइजेशन में हम जो भी एक नई जो है वो चीज़ें लाते हैं, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। और इसका मतलब है कि वो रिलेक्टेंट हैं, तो हम प्रॉपरली चीज़ों को फिर जो भी जितना भी अच्छा करिकुलम है, वो जितना भी हम अच्छा बना लें, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। एक रेजिस्टेंस होती है हमेशा। उसके बाद है लैक ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। हमारे करिकुलम के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता। लॉजिकल सीक्वेंस कैसे होता है कि क्या वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली हमारे इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रही हैं? क्या वो चीज़ें प्रॉपरली जो हैं वो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक जो है वो लॉजिकली एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में है? हमारा सिलेबस प्राइमरी लेवल पे कुछ और होता है, सेकेंडरी लेवल पे कुछ और होता है, हायर एजुकेशन लेवल पे कुछ और होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी लॉजिकली सीक्वेंस नहीं है हमारे करिकुलम के अंदर। उसके बाद है लैक ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। तो टीचिंग रिसोर्सेज तो है ही नहीं हमारे स्कूलों में। अभी इवन आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें तो टीचिंग रिसोर्सेज बहुत कम है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडीज हैं और इनके पास अपने रिसोर्सेज हैं। तो स्कूलों में क्या रिसोर्सेज है? स्कूलों में फॉर एग्जांपल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए अगर कोई रूम बनाया गया है, तो उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि उसको ऑपरेट किया जा सके, टीचर अवेलेबल नहीं है। फिर डिजिटल वर्ल्ड के साथ चलने के लिए हर सेकेंडरी स्कूल में एक लैब बनाई गई थी, कंप्यूटर लैब और इंटरनेट फैसिलिटी। उसको 4-4 लॉक लगा के उसको बंद करके रख दिया गया है, और वो ऑपरेशनलाइज नहीं है। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है। तो हमने क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमने करनी थी वो नहीं हो पा रही ड्यू टू रिसोर्सेज। उसके बाद है कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर। ये पहले मैं बात कर चुका हूँ कि हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। हमारे पास अप टू डेटेड नॉलेज के स्टूडेंट, ट्रेंड जो हैं, वेल ट्रेंड स्टूडेंट, वो टीचर अवेलेबल नहीं है। और जो पुराने टीचर हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड के साथ चलना नहीं चाहते। तो एक ह्यूज गैप क्रिएट हो रहा है, और हमारे पास वो चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। फिर मिस्ड माई स्टूडेंट टीचर रेशो। आप हमारे स्कूलों का विजिट कर लें, एक क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। इज इट पॉसिबल कि 80 स्टूडेंट को आप 40 मिनट्स में जो है वो टीच कर सकें, उसको पर्सनली अटेंड कर सकें, उनकी बातें सुन सकें, उनको अपनी सुना सकें? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो आइडियल क्लासरूम होता है वो 20 से 25 स्टूडेंट का होता है पर क्लास। हमारे यहाँ जब 80 बैठेंगे, तो इसका मतलब है कि मिस मैच है हमारी स्टूडेंट टीचर रेशो। इसको हमें मैच करने की ज़रूरत है। और अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी चूँकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें नए ट्रेंड और वेल इक्विप्ड टीचर जो है वो हायर करने चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे मुल्क में तो वैसे भी वोकेशन का राज है, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। आप देखें, अगर आप प्रॉपरली इसको निकाल के सारी लीव, तो पर ईयर एकेडमिक ईयर जो होता है हमारे स्कूल्स के अंदर, उसमें 6 मंथ जो है वो वर्किंग होते हैं, और हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो पूरे साल का दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टीचर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते जैसे उनको प्रॉपरली करना चाहिए। फिर वो हैपेजर्डली इन हरी चीज़ें जो हैं वो करते हैं, और हमारा जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाती। उसके बाद है फ्यूचर अनसर्टेनिटी अमंग द पेरेंट्स। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनका फ्यूचर क्या होगा। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इस वक्त जो बेरोजगारी है उसकी क्या सिचुएशन है। अभी आप मैंने लास्ट 2 इयर्स में या उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था कि फॉर एग्जांपल के सिविल इंजीनियर की एक सीट हमने अनाउंस की डेली वेजेस पे, और डेली वेजेस की ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 के दरमियान पे होती है।
तो उसके लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि एक सीट के लिए 100 के करीब सिविल इंजीनियर जो थे ग्रेजुएट्स, वो हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो जॉब वैकेंसी नहीं है, अनसर्टेनिटी है टोटल। अब जिन पेरेंट्स के ये बच्चे हैं, जिन्होंने इतना पैसा लगा के अपने बच्चों को तालीम दी है, उनका फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर में क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। आउटडेटेड करिकुलम। हमारा जो करिकुलम है उसको हम हमारा करिकुलम, क्योंकि एडवांस कंट्रीज में अगर हम देखें तो करिकुलम ईयरली चेंज होता है। करिकुलम जो है वो इवन कुछ कंट्रीज में तो सेमेस्टर सेमेस्टर भी चेंज होता है। हमारे यहाँ तो करिकुलम इतना पुराना है कि जो 10 साल पहले था उसको अब हमने सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट किया है। 4 साल हो गए हैं, चार आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर हो गए हैं उसे इम्प्लीमेंट हुए हुए। तो अब ये जो है, ये बेशक अगले 10 साल चलेगा, 10-12 साल चलेगा। अब ये जब बनाया गया था तो ये तो उस वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रख के बनाया गया था ना। तो हमारा करिकुलम भी अमूमन आउटडेटेड होता है। नो लेस लिंकेज विद द नो और लेस लिंकेज विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के साथ तो स्कूल्स का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कोई लिंक ही नहीं है। इंडस्ट्री के साथ लिंक का मतलब ये होता है कि आप इतने स्टूडेंट प्रोड्यूस करें और उस डिसिप्लिन में करें जो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अगर आप 90s में और लेटर फर्स्ट डेकेड ऑफ 21 सेंचुरी देखें, तो हमारे यहाँ कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बूम था, और उसके बाद हमारे यहाँ अब कंप्यूटर साइंस को बहुत ज़्यादा बूम है। तो इसका मतलब ये है कि जब कॉमर्स को बूम आया, तो शुरू-शुरू में तो वो खपत थी इंडस्ट्री में, लेकिन अब वो तो खपत नहीं है क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है सारी। सिमिलरली हमारा कंप्यूटर सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे लोग प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन आप एक बात देखें कि हमारे सिस्टम के अंदर जितनी हम कंप्यूटर के लोग जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इतनी खपत है हमारे सिस्टम के अंदर? तो ये एक लिंकेज डेवलप करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं कि जिसको रख के हम आगे चल सकते हैं। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ टीचर्स, ये भी हमारे यहाँ है। तो ऑन पेपर तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक स्कूल को देखें तो 4-5 लोग उसे पर मंथ चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन इन फैक्ट नहीं है। ये हमें करने की ज़रूरत है, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ये आप लोग सारे बहुत बेहतर समझते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में कितनी मॉनिटरिंग हो रही है और टीचर्स की कितनी एवेल्यूएशन होती है। So these are some certain problems which I have discussed you people. Hope you will understand and enjoy this talk. Thank you very much. Allah Hafiz.